नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी और आपके साथ मैं हूं प्रियंका सिंह। हमारे इस खास बुलेटिन देश दुनिया में आप सभी का एक बार फिर से बेहद स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। दिल्ली में सियासत के एक और तीखे मोड़ की खबर है, जहां बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी पर बेहद तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जिस ऑपरेशन सिंदूर को सेना ने देश के सम्मान और जवाबी कार्रवाई के प्रतीक के तौर पर अंजाम दिया, उसी पर राहुल गांधी ने सरेंडर जैसे शब्द का इस्तेमाल कर न केवल सेना का बल्कि देश की प्रतिष्ठा का भी अपमान किया है। त्रिवेदी ने कहा है कि जिस तरह कांग्रेस के अन्य नेता विदेशों में भारत का पक्ष मजबूती से रख रहे हैं, उसी समय राहुल गांधी का इस तरह का बयान उनकी गंभीरता पर सवाल खड़ा करता है। उन्होंने ये तक कह दिया कि राहुल गांधी ने वो कहा जो ना पाकिस्तान की सेना कहती है, ना आतंकवादी संगठन। ऐसे में सवाल यह है कि वो आखिर किसके पक्ष में बोल रहे हैं। इस बयान से एक बात बिल्कुल साफ है, ऑपरेशन सिंदूर अब सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि एक बड़ा सियासी मुद्दा बन चुका है। वहीं राजस्थान के जोधपुर में पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने ऑपरेशन सिंदूर पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन का नाम ही देश में महिलाओं के सम्मान को एक नई ऊंचाई देता है। कटारिया ने इतिहास की मिसाइलें देते हुए कहा कि चाहे लंका दहन हो या कुरुक्षेत्र का युद्ध, भारत में हर बड़ा संघर्ष महिला के सम्मान से जुड़ा रहा है और ऑपरेशन सिंदूर भी उसी परंपरा की अगली कड़ी है। उन्होंने ये भी कहा कि 22 मई की आतंकी घटना के बाद जब देश मांग कर रहा था जवाब का, तब प्रधानमंत्री मोदी ने वही किया जो दुश्मनों ने कभी सोचा भी नहीं था। कटारिया ने दावा किया कि एक ही झटके में आतंकियों के ठिकाने नेस्ता नाबूद कर दिए गए और सैकड़ों आतंकवादी मारे गए। कटारिया के इस बयान को बीजेपी का सांस्कृतिक और राष्ट्रवादी नैरेटिव मजबूत करने वाला बताया जा रहा है। तो पहलगाम आतंकी हमले पर अब संसद के विशेष सत्र की मांग तेज हो चली है। बीजेपी की इस मांग पर प्रतिक्रिया देते हुए शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा है कि हम सरकार की कार्रवाई पर नहीं, सिर्फ आतंकी हमले पर चर्चा चाहते हैं। राउत ने यह भी कहा कि अगर 16 विपक्षी दल इस मुद्दे पर एकमत है तो चर्चा जरूरी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ दिनों में शिवसेना की ओर से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को पत्र भेजा जाएगा। उनके मुताबिक लोकतंत्र में जनता को विश्वास में लेना जरूरी है, लेकिन सबसे बड़े लोकतंत्र में सरकार हर बात छिपा रही है। इस बयान से साफ है कि विपक्ष अब इस मुद्दे को सिर्फ कूटनीतिक या सैन्य नहीं बल्कि जनसंवाद के स्तर पर भी देख रहा है। तो दिल्ली की सड़कों पर लगने वाला रोजाना का जाम अब सिर्फ आम आदमी की परेशानी नहीं बल्कि एक बड़ा प्रशासनिक मुद्दा बन चुका है। इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की अहम बैठक हुई। बैठक का फोकस था दिल्ली में ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाना, सड़क चौड़ीकरण से लेकर नए फ्लाईओवर तक की योजनाओं की समीक्षा और राजधानी को जाम से राहत दिलाने के लिए साझा रणनीति तैयार करना। तीनों नेताओं ने इस बात पर सहमति जताई कि दिल्ली में ट्रैफिक के मुद्दे को हल करने के लिए मंत्रालय, राज्य सरकार और उपराज्यपाल कार्यालय के बीच समन्वय बेहद जरूरी है। अब देखना यह होगा कि इस मीटिंग के बाद जमीन पर कितना बदलाव दिखाई देता है। तो वहीं चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर आज कांग्रेस पार्टी की एकजुटता खुलकर के सामने आई है, जब हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और वरिष्ठ नेता बीके हरिप्रसाद ने राहुल गांधी का सादर स्वागत किया। राहुल गांधी अब लोकसभा में विपक्ष के नेता है और इस दौरे को हरियाणा में संगठन को मजबूत देने और पार्टी के अंदर समन्वय स्थापित करने के नजरिए से बेहद अहम माना जा रहा है। ये वही हरियाणा है जहां आने वाले महीनों में राजनीतिक तापमान तेज होने वाला है और ऐसे वक्त में कांग्रेस नेतृत्व का ऐसा सार्वजनिक प्रदर्शन विपक्ष की तैयारियों का संकेत देता है। फोटो कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यालय की ओर से जारी की गई है, जो साफ तौर पर पार्टी के भीतर एकजुटता और नेतृत्व के प्रति समर्थन को दर्शाती है। तो वही लोकसभा में विपक्ष के नेता बनने के बाद राहुल गांधी अब संगठन को मजबूत करने की जमीनी रणनीति में जुट चुके हैं। इसी सिलसिले में वे आज चंडीगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने हरियाणा कांग्रेस की राज्य इकाई के नेताओं से मुलाकात की। बैठक का उद्देश्य था संगठन सृजन अभियान के तहत पार्टी को जिला और ब्लॉक स्तर तक मजबूती देना और कार्यकर्ताओं को नए सिरे से जोड़ना।
राहुल गांधी ने इस दौरान नेताओं से साफ तौर पर कहा है कि अब वक्त आ गया है बदलाव का और इसके लिए संगठन की रीढ़ मजबूत होनी चाहिए। हरियाणा में आने वाले चुनावों की तैयारी और संगठनात्मक पुनर्गठन को लेकर राहुल की यह बैठक अहम मानी जा रही है। हरियाणा के कई जिलों में एक बार फिर कोरोना वायरस की आहट सुनाई दे रही है। यमुनानगर की एक महिला को हाल ही में संक्रमण की पुष्टि हुई थी, जो पंजाब के ब्यास में सत्संग में शामिल हुई थी। महिला को मोहाली के अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां इलाज के बाद अब वो पूरी तरह से स्वस्थ होकर घर लौट चुकी है। इस केस के बाद स्वास्थ्य विभाग ने जिले में अलर्ट जारी कर दिया है। डिप्टी सीएमओ डॉक्टर विगेश गोटेन ने बताया कि यमुनानगर में कोरोना से निपटने की सभी तैयारियां पूरी है। सरकार ही नहीं, प्राइवेट अस्पतालों में भी बेड, ऑक्सीजन और दवाओं की व्यवस्था सुनिश्चित कर दी गई है। हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि मौजूदा वायरस बहुत तेजी से फैलता है, लेकिन गंभीर नुकसान कम कर रहा है। बावजूद इसके स्वास्थ्य विभाग पूरी सतर्कता बरत रहा है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जिले यमुनानगर में एक केस डिटेक्ट हुआ था। हालांकि उसका एपिडेमोलॉजिकली बात करें तो यमुनानगर से लिंक नहीं था। एक 51 ईयर्स ओल्ड 51 साल की एक लेडी थी जो ब्यास, डेरा ब्यास है पंजाब में, वहाँ पे समागम में गई हुई थी और वहाँ पे उनको इन्फेक्शन मिला, मतलब सांस लेने में दिक्कत हुई और जिसके चलते फिर वो फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली में एडमिट हुई। उसमें ये भी है कि उसको पहले से भी कुछ छाती का रोग था, उसको ब्रोंकियल अस्थमा था, क्रॉनिक बीमारी से वो पीड़ित थी। और आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज वो सकुशल अपने घर भी लौट गई है और वो डिस्चार्ज हो गई है वहाँ। रुक कर लेते हैं नवी मुंबई की ओर, जहां पर घनसौली से बड़ी खबर सामने आ रही है। डिपो में अचानक भीषण आग लग गई, जिसमें एनएमएमटी की करीब 3 से 4 बसें जलने की प्राथमिक जानकारी सामने मिली है। दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंच चुकी है और आग पर काबू पाने के लिए पूरी ताकत से जुटी हुई है। फिलहाल आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है, लेकिन हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। आग कितनी बड़ी है और इसमें कितना नुकसान हुआ है, इसका पूरा विवरण अभी तक आना बाकी है। तो वहीं गौतम बुद्ध नगर के थाना बिशरख पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने 4 ऐसे शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है, जो नोएडा, गाजियाबाद की पॉश सोसाइटियों में गार्ड को चकमा देकर मोटरसाइकिलें चुराने में माहिर थे। डीसीपी सेंट्रल नोएडा शक्ति मोहन अवस्थी के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों में से गैंग लीडर रोहतास और उसके साथी चांद, क्लैश प्रताप और राम कुमार हैं। इनके पास से 25 चोरी की मोटरसाइकिलें, 2 अवैध तमंचे और 4 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। अब तक 10 गाड़ियों का कनेक्शन थाना बिशरख क्षेत्र में जुट चुका है। बाकी की पड़ताल जारी है। पुलिस का कहना है कि ये गैंग बड़े आराम से गेट पर तैनात गार्ड को बातों में उलझाकर अंदर घुसते थे और मौका मिलते ही गाड़ी गायब कर देते थे। नोएडा में अपराध पर कड़ा सिकंजा कसने की कोशिशें में पुलिस की ये कार्रवाई अहम मानी जा रही है। इस पूरे मामले को देखते हुए हमारे संवाददाता इंद्रेश शर्मा ने डीसीपी सेंट्रल से खास बातचीत की है। जरा सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। थाना बिशरख के लिए बहुत बड़ी कार्रवाई करते हुए जो है 25 गाड़ियां कनेक्ट की हैं, 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। कैसे पुलिस ने अब तक जो है इन पे अपनी पहुंच बनाई है, हमारे साथ बात करने के लिए डीसीपी सेंट्रल नोएडा है साथ में। सर, किस तरह से पुलिस ने जो है इन पर अपनी पहुंच बनाई है? थाना बिशरख पुलिस टीम द्वारा सराहनीय कार्य हुआ, जिसमें एक मोटरसाइकिल चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश हुआ। इसमें 4 लोग गिरफ्तारी सूचित की गई है। उसमें 25 मोटरसाइकिल रिकवर हुई है, जिसमें 2 बुलेट भी शामिल है। ये लोग सोसाइटी के अंदर से गार्ड्स के साथ दोस्ती करके ऐसी जगह ऐसी मोटरसाइकिल को देखते थे जो कैमरे में नहीं थी और पुरानी मोटरसाइकिल दिख रही होती थी, और उसके बाद उनको ये लोग अन्य जिलों में खपा लेते थे। तो सर, ये जो लोग हैं, 4 बदमाश पकड़े गए, क्या इनके साथ कोई भी अन्य और भी लोग रहे होंगे? इनकी जो टीम है, इतने बड़े कारनामे को इन्होंने अंजाम दिया है, क्या ये पहली बार तो नहीं रहा होगा? क्या आपराधिक इतिहास भी इनका जो है इनका खंगाला जा रहा है? नहीं, बिल्कुल इनका आपराधिक इतिहास भी खंगाला जा रहा है। इनके पास से जो मोटरसाइकिल मिली है वो ऑलरेडी हमारे थानों में कई मुकदमों से कनेक्टेड है। तो सर, ये जो 4 बदमाश पकड़े गए हैं,
ये बदमाश जो है क्या इसी जिले से ये कार्रवाई कर रहे थे या बगल के जिलों के भी इसमें रोल हो सकता है इनका भी? नहीं, हम लोग सभी जितने भी मोटरसाइकिल है सबका देखेंगे कहाँ कहाँ से चोरी हुई है। 10 इसी थाने की मोटरसाइकिल कनेक्टेड है, उसके अलावा जो बची हुई मोटरसाइकिल है वो हम जांच करेंगे कि किन थानों की मोटरसाइकिल है जो कनेक्टेड है। तो आप सुन रहे थे डीसीपी सेंट्रल नोएडा को, जिन्होंने बताया कि 10 गाड़ियां कनेक्ट हो गई हैं। 25 गाड़ियों में से जो है 10 गाड़ियां कनेक्ट हैं। बाकी की जो खंगालते हुए को जो जांच की जा रही है कि गाड़ियां और किस किस जिले से ये कनेक्ट होनी बाकी है। ये बेहतर कार्य कहते हैं कि विकास के तेज दौर में अगर प्रकृति नाराज हो जाए तो मनुष्य के अस्तित्व पर संकट आ जाता है। इसके लक्षण आज हमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। कभी किसी क्षेत्र में बारिश ना होना और सूखे की स्थिति बन जाना, तो कहीं इतनी अधिक बारिश कि जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो जाए। ये सब प्रकृति की असंतुष्टि के संकेत है। इस साल मानसून ने देश में पहले की तरह जो है दस्तक नहीं दी है। इस बार कुछ अलग है, जिसके कारण देश के कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। इससे लोगों की दिनचर्या पूरी तरह से प्रभावित हो रही है। भारत में यह असामान्य मानसून पैटर्न ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरणीय बदलावों का परिणाम हो सकता है। बढ़ती प्रदूषण, वनों की कटाई और जल स्रोतों का अंधाधुंध दोहन भी मौसम में अप्रत्याशित बदलावों का कारण बन रहे हैं। ये केवल प्राकृतिक आपदाओं का संकेत नहीं, बल्कि हमारी जीवन शैली में सुधार की जरूरत भी जताता है। तो चलिए जानते हैं मानसून के पहले आने के पीछे का कारण आखिर क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए। भारत में इस साल मानसून की शुरुआत समय से पहले ही हो गई है। देश के कई राज्यों में तो पहले से ही बारिश हो रही है। दिल्ली एनसीआर में लगातार नौतपा बेअसर रहा है और इसके अलावा मौसम विभाग यानी आईएमडी ने देश के कई हिस्सों में आंधी, तूफान, तेज हवाओं और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं केरल और महाराष्ट्र में तो मानसून ने पहले ही दस्तक दे दी है। आपको बता दें कि हर साल देश में मानसून 1 जून या उसके बाद से शुरू होता था, लेकिन इस बार पहले ही मानसून की शुरुआत हो चुकी है। समय से पहले मानसून आने का कारण। देश में समय से पहले मानसून के आने के पीछे कई मौसम और जलवायु कारक जिम्मेदार होती हैं। इनमें समुद्री सतह का तापमान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि गर्म समुद्री पानी से वाष्प का उत्सर्जन बढ़ता है, जिससे मानसून सक्रिय होता है। मौसमी हवाओं का व्यवहार भी मानसून की दिशा और गति को प्रभावित करता है। मैडीन जूलियन ऑसिलेशन MJO जैसे कारक जो वायुमंडल में हवा के दबाव में उतार चढ़ाव को बताता है, मानसून की तीव्रता और समय को नियंत्रित करते हैं। इसके अलावा एल नीनो और ला नीना जैसे प्रभाव भी मानसून की गति पर प्रभाव डालते हैं। वायुमंडलीय दबाव में बदलाव जैसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में उच्च या निम्न दबाव मानसून को तेज या धीमा कर सकते हैं। इसके साथ ही जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान और हवाओं के पैटर्न में बदलाव हो रहे हैं, जो मानसून के असामान्य व्यवहार का कारण बन रहे हैं। ये सभी कारक मिलकर मानसून के समय से पहले या विलंब से आने में भूमिका निभाते हैं। इसलिए मौसम विभाग लगातार इन प्रणालियों पर नजर रखता है। समुद्री सतह का तापमान। आपको बता दें कि जब अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में समुद्री सतह का तापमान नॉर्मल से ज्यादा हो जाता है, तब ऐसे में हवा का बहाव स्थल की ओर होता है और मानसून जल्दी शुरू हो जाता है, क्योंकि समुद्री सतह का तापमान हवाओं में नमी को बढ़ाता है, जिससे मानसून के लिए अनुकूल स्थिति बनती है। मौसमी हवाओं का व्यवहार। मानसून की ज्यादातर निर्भरता दक्षिण पश्चिमी हवाओं पर होती है, इसलिए जब भी जेट स्ट्रीम या फिर दूसरी वैश्विक हवाएं समय से पहले दक्षिण की तरफ खिसकती हैं, तो मानसून की शुरुआत जल्दी हो जाती है। वायुमंडलीय दबाव में बदलाव। जब भारतीय उपमहाद्वीप पर हवाओं का दबाव कम हो जाता है, तो हवाओं का बहाव समुद्र से स्थल की तरफ होने लगता है। इससे मानसून की शुरुआत पहले ही हो जाती है। जलवायु परिवर्तन। धरती पर तेजी से बढ़ रहे ग्लोबल वार्मिंग के कारण मौसम के पैटर्न में बदलाव हो रहा है, जिससे तापमान में बढ़ोतरी और बारिश के पैटर्न प्रभावित हो रहे हैं। इससे भी समय से पहले मानसून आ सकता है। क्यों नहीं तप रहा नौतपा मरता है और इससे गर्मी की संभावना बढ़ जाती है और अत्यधिक गर्मी के कारण पृथ्वी पर हवा का दबाव कम हो जाता है और हवाएं ऊपर की तरफ चलने लगती हैं।
उसे भरने के लिए समुद्री हवाएं भारत में प्रवेश करती हैं और वर्षा करती हैं। लेकिन इस बार समय से पहले समुद्री हलचल के कारण समुद्री हवाओं को बहाव भारत की ओर पहले हो गया, जिसके कारण नौतपा का असर नहीं दिख रहा है। वैज्ञानिकों ने बताई ये वजह। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक भारत में नौतपा के बेअसर होने का मुख्य कारण अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में नमी का बढ़ना है। इसी दौरान समुद्र का टेम्परेचर सामान्य से अधिक रहा, जिसके कारण मानसूनी हवाएं तेजी से सक्रिय हो गईं। फिर पश्चिमी हवाएं चली और चक्रवाती हलचलों ने भी मानसून को बढ़ने में मदद की। इसके अलावा दुनिया भर में होने वाला जलवायु परिवर्तन भी मौसम के इस पैटर्न में बदलाव का एक बड़ा कारण बन रहा है। जलवायु परिवर्तन के चलते समुद्री और वायुमंडलीय परिस्थितियों में जो बदलाव आ रहे हैं, उनका सीधा असर मानसून पर देखने को मिल रहा है। इस बार जल्दी शुरुआत इसी का उदाहरण है। तो आपने देखा कि कैसे समुद्र का तापमान, वायुमंडलीय दबाव और हवाओं की दिशा मानसून के समय को तय करते हैं। लेकिन इसका मतलब यह भी है कि अगर हम प्रकृति के साथ सामंजस्य नहीं बनाएंगे तो ऐसे बदलाव और अधिक खतरनाक हो सकते हैं। पर्यावरण की रक्षा करना अब सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, जरूरत बन गया है। प्रकृति की चेतावनी समझिए और समय रहते सीमा खतरे में हो और आसमान से मिसाइलें या ड्रोन हमला करें, तब सिर्फ सैनिकों का हौसला नहीं बल्कि तकनीक भी दुश्मन को जवाब देती है। हाल ही में भारत पर हुए ड्रोन और मिसाइल हमलों की कोशिशों को भारतीय वायु रक्षा प्रणाली ने नाकाम कर दिया और इसमें सबसे अहम भूमिका निभाई रूस से हासिल की गई अत्याधुनिक मिसाइल प्रणाली S-400 ट्रायम्फ ने। इस सफलता ने एक बार फिर S-400 को भारत की आसमान की ढाल साबित कर दिया है। लेकिन अब जो खबर आ रही है वो पाकिस्तान के लिए और भी डरावनी हो सकती है। रूस का अगला पीढ़ी का एयर डिफेंस सिस्टम S-500 अब दुनिया के सामने आने को तैयार है, जिसे लेकर फिर से चर्चा तेज है। क्या इसकी खासियत है और दुश्मन के लिए कितना घातक हो सकता है, आइए समझते हैं इस रिपोर्ट में। एयर डिफेंस सिस्टम S-500 S-400 से भी अधिक एडवांस और घातक है। बेहतर रेंज, तेज रिएक्शन टाइम और अंतरिक्ष से आने वाले खतरों को भी नष्ट करने की क्षमता से लैस। अगर भारत को आने वाले समय में S-500 की आपूर्ति होती है तो यह देश वायु रक्षा को नई ऊंचाई पर पहुंचा देगा। पाकिस्तान जैसे देशों के लिए यह एक रणनीतिक झटका होगा, क्योंकि S-500 की मौजूदगी से भारत का हवाई कवच लगभग अभेद हो जाएगा। यानी कि मतलब साफ है कि अब भारत की हवाई सुरक्षा और मजबूत होने की दिशा में आगे बढ़ रही है। रूस से मिले अत्याधुनिक S-400 ट्रायम्फ सिस्टम की तैनाती के बाद अब भारत की नजर उससे भी एक कदम आगे की तकनीक पर है, S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम। दरअसल रूस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया मास्को यात्रा के दौरान इस नई पीढ़ी की वायु रक्षा प्रणाली के संयुक्त उत्पादन का प्रस्ताव दोबारा रखा। अगर यह समझौता होता है तो भारत न केवल अपनी सीमाओं को और सुरक्षित कर सकेगा, बल्कि अत्याधुनिक रक्षा तकनीक के निर्माण में भी आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाएगा। हाल ही में भारत पर हमले की कोशिश। 7 मई 2025 की सुबह भारत ने पाकिस्तान और पीओके यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के 9 ठिकानों पर सर्जिकल हमले किए। इसके जवाब में पाकिस्तान की ओर से ड्रोन और मिसाइल के जरिए भारत के सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने की कोशिश हुई, लेकिन ये हमले S-400 ट्रायम्फ और एकीकृत काउंटर UAS सिस्टम की वजह से सफल नहीं हो पाए। S-400 ट्रायम्फ दुश्मन के लिए सुदर्शन चक्र। S-400 ट्रायम्फ रूस द्वारा विकसित एक मोबाइल सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम है। इसे साल 2007 में रूस ने पहली बार अपनी सेना में शामिल किया था। यह प्रणाली विमान, ड्रोन, क्रूज मिसाइल और यहां तक कि बैलिस्टिक मिसाइल जैसे हवाई खतरों को 400 किलोमीटर दूर से पहचान सकती है और उन्हें मार गिरा सकती है। भारत ने इस प्रणाली को सुदर्शन चक्र नाम दिया, जो अपने आप में एक संकेत है कि यह कितनी घातक और बहुस्तरीय सुरक्षा प्रदान करती है। भारत और रूस के बीच हुआ था बड़ा सौदा।
भारत ने अक्टूबर 2018 में रूस से 5.43 अरब डॉलर की लागत से 5 S-400 रेजिमेंट खरीदने का समझौता किया था। अब तक 3 रेजिमेंट भारत को मिल चुकी है और 2026 तक आने की उम्मीद है। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण इसमें कुछ देरी हुई। पहला स्क्वाड्रन 2021 में भारत पहुंचा था। ये आदमपुर और हलवारा एयरबेस पर तैनात है। एक स्क्वाड्रन में 2 बैटरियां होती है। एक बैटरी में 8 लॉन्चर वाहन यानी TEL, 2 रडार और 1 कमांड पोस्ट होता है। कैसे करता है S-400 काम? यह सिस्टम बेहद तेज और सटीक है। इसे तैनात करने में केवल 5 मिनट लगते हैं। एक साथ यह 300 हवाई लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है और उनमें से 36 को एक साथ निशाना भी बना सकता है। S-400 4 तरह की मिसाइलें इस्तेमाल करता है। 40N6E 400 किलोमीटर रेंज, 48N6E3 250 किलोमीटर रेंज, 9M96E2 120 किलोमीटर रेंज, 9M96E 40 किलोमीटर रेंज। यानी इन मिसाइलों की मदद से यह सिस्टम अलग अलग दूरी और ऊंचाई से आने वाले खतरों को ढूंढता है और खत्म करता है। क्यों है S-400 इतना जरूरी? दुश्मन के विमान या ड्रोन को पहले ही करता है ट्रैक, अत्यधिक ऊंचाई और लंबी दूरी से भी कर सकता है हमला। इलेक्ट्रॉनिक जामिंग यानी GPS ब्लॉक करना इससे प्रभावित नहीं होता। एक ही समय में कई खतरों से निपट सकता है। किसी भी दिशा से आने वाले हमले को रोक सकता है। भारत ने इस सिस्टम को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इलाकों में तैनात किया है, जैसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर। पश्चिम बंगाल में स्थित यह इलाका भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों को जोड़ता है और चीन बांग्लादेश की गतिविधियों के लिहाज से बेहद संवेदनशील है। साथ ही पंजाब का सीमावर्ती इलाका पाकिस्तान से होने वाली घुसपैठ और आतंकी गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए यहाँ तैनाती की गई है। बताते चले कि रूस फिलहाल अपने नए S-500 वायु रक्षा सिस्टम पर काम कर रहा है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2024 में रूस यात्रा के दौरान रूस ने S-500 को भारत के साथ मिलकर बनाने का प्रस्ताव फिर से रखा। अब अगर यह समझौता होता है तो भारत दुनिया की सबसे आधुनिक वायु रक्षा तकनीक विकसित करने वाले देशों में शामिल हो जाएगा। एयर डिफेंस सिस्टम S-500, S-400। फिलहाल इस खास बुलेटिन बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी है।